हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फूड प्रिजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स लगती हैं और क्या क्या मेथड्स यूज़ होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि प्रिजर्वेशन होता क्या है ना। प्रिजर्व मतलब होता क्या है? प्रिजर्व मतलब होता है टू कीप सेफ, टू रिटेन क्वालिटी, प्रिवेंट डिकम्पोजिशन और फर्मेंटेशन। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी फूड की हम अगर क्वालिटी रिटेन कर रहे हैं, मतलब उसका जो क्वालिटी है उसको हम डिग्रेड नहीं होने दे रहे हैं, उसको हम सेफ रख रहे हैं, उसको हम डिकम्पोजिशन होने से प्रिवेंट कर रहे हैं, यही होता है प्रिजर्वेशन सिंपल लैंग्वेज में। अब अगर हम कहेंगे कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी फूड प्रिजर्वेशन की, so food preservation is a process by which foods are prevented from getting spoiled for a long period of time. The color, taste and nutritive value of the food are also preserved. Okay, सिंपल, बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। जो फूड होता है ये एक पेरिसेबल कमोडिटी है, मतलब जो फूड जो है वो जनरली वाटर एक्टिविटी प्रेजेंट होती है फूड में, जिसकी वजह से माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाता है फूड में, इसलिए हम फूड को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अपना जो फूड है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: पेरिसेबल फूड, सेमी पेरिसेबल फूड और नॉन पेरिसेबल फूड। ओके, तो पेरिसेबल फूड क्या होता है? व्हाट इज़ पेरिसेबल फूड? दोज फूड विच आर इजीली स्पॉइल्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इनकी जो सेल्फ लाइफ है बहुत कम होती है, 6 डेज मैक्सिमम होती है इनकी सेल्फ लाइफ, और इनमें वाटर एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। वाटर एक्टिविटी की होने की वजह से इसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है, माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं जल्दी, इसलिए इनकी सेल्फ लाइफ कम है। इसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, एग, फिश, मीट, पोल्ट्री, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं इसमें। हम लोगों ने देखा ही होगा, एकदम नॉर्मल हम लोग अपने किचन में ही देखते हैं कि जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती है, उनकी सेल्फ लाइफ ही होती है 2 to 3 डेज, है ना। तो वो सब आ जाते हैं पेरिसेबल फूड में, इसलिए। ओके, देन सेकंड है सेमी पेरिसेबल फूड। सेमी पेरिसेबल फूड वो फूड है जिनकी लाइफ ना तो बहुत ज़्यादा लंबी है और ना बहुत ज़्यादा कम है, एकदम मीडियम है, मैक्सिमम 1 to 2 मंथ्स रहती है इनकी लाइफ मैक्सिमम। ओके, ये अगर हम इनको प्रॉपरली स्टोर करते हैं एक प्रॉपर मेथड से तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा लो मॉइस्चर होता है पेरिसेबल फूड के कंपैरिजन में, इसलिए। तो इसमें आ जाता है फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, और अपने ड्राई बीन्स आ जाते हैं, पोटैटोज, ओनियन, नट्स, ये सब इसमें आ जाते हैं सेमी पेरिसेबल फूड में। देन अपना लास्ट है नॉन पेरिसेबल फूड। नॉन पेरिसेबल फूड वो फूड है जिसमें वाटर एक्टिविटी बहुत ही कम होती है, और ये जनरली इनकी लाइफ लाइन, सेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, 6 मंथ मैक्सिमम होती है, या अप टू 6 मंथ्स सर्वाइव कर जाते हैं। और इनमें रेफ्रिजरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, इनकी खुद की ही सेल्फ लाइफ इतनी है कि ये 6 मंथ तक सर्वाइव कर जाते हैं। इसमें आ जाता है शुगर, घी, हनी, हाइड्रोजनेटेड ऑयल। अब हनी है, हमने सुना है कि हनी जो है वो कभी ख़राब ही नहीं होता है, हमने यही सुना है, लेकिन उसमें तब भी एक्सपायरी डेट डली रहती है। एक्सपायरी डेट क्यों है उसमें? वो इसलिए है क्योंकि जो जिसमें उसकी पैकेजिंग हुई है, जो बॉक्स है, जो भी कंटेनर है जिसमें उसकी पैकेजिंग हुई है, एक टाइम आने पे वो उससे रिएक्ट कर जाएगा, उससे केमिकल चेंजेस आ जाएंगे हनी में, इस वजह से उसकी एक्सपायरी डेट होती है। और अपने इंडिया में आधे से ज़्यादा ब्रांड्स तो उसमें सिरप ऐड करते हैं, प्योर हनी होता ही नहीं है उसमें, मेपल सिरप और कॉर्न फ्रक्टोज, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये सब उसमें ऐड कर देते हैं, इस वजह से वो प्योर होता ही नहीं है। तो हनी जो है वो नॉन पेरिसेबल फूड में आता है, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो बहुत लंबी होती है। तो अपना ये जो हम लोगों ने कैटेगरी थी ये फूड की जो अभी पढ़ी हमने कि क्या क्या कैसे फूड्स को कैटेगराइज किया गया है इस वायलेंस के बेसिस पे। अब ये हैगा इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों ज़रूरत है हमें फूड को प्रिजर्व करने की? सो फूड की सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए हमें ज़रूरत है। और सेल्फ लाइफ क्यों इंक्रीज करनी है? क्योंकि अगर हम फूड की सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर लेंगे तो हम उसकी सप्लाई कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है वो रखा हुआ है और उसको हम थोड़ा सा ही है, अब हम उसको अगर प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट है तो वो ख़राब हो जाएगा हमारे पास ही रख रखे 2-3 दिन में। और अगर उसकी सेल्फ लाइफ हम किसी तरीके से 7 to 8 डेज कर दें या 10 डेज कर दें तो हम उसको सेल कर सकते हैं, उसको और 5-6 दिन एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, है ना, ये हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि हम जो फूड है उसको फ्यूचर के लिए सेव कर लें। अगर हम फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं, कभी कभी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती हैं उस दौरान हमें ये काम आता है, जब ड्रॉट पड़ती है ना, तब हम इनका प्रॉपर स्टोरेज करके और इसको प्रिजर्वेशन करके हम आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट हैगा टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर, सिंस सीजनल फूड कैन बी प्रिजर्व एंड मेड अवेलेबल फॉर कंजप्शन थ्रू आउट द ईयर, है ना। जो सीजनल हम सब्जियाँ आती हैं, हम लोगों ने देखा घरों में कुछ हर सब्जियों का एक सीज़न होता है कि इस सीज़न में ये सब्जी मिलेगी, तो अगर हमको वो फ्यूचर में और हमें हर पूरे साल यूज़ करना है तो हम कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है। हमने बहुत ही जनरल में देखा है मटर ना, पीस होते हैं, उसको आपने बहुत जनरल में देखा है कि उसको हम फ्रोजन पीस यूज़ करते हैं। ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल है जो सबके घरों में सबने देखा होगा। पीस उसको फ्रोजन करके यूज़ किया जाता है, जबकि पीस जो है वो विंटर सीजन में आते हैं, बट प्रिजर्व करने की वजह से हमने उसको फ्रीजिंग करके प्रिजर्व किया, उसकी वजह से हम उसको पूरे साल यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है फूड का प्रिजर्व करने का। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब प्रिंसिपल क्या है फूड प्रिजर्वेशन का? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ाए थे कि फूड स्पॉइलेज क्या है और उसके कॉजेज़ क्या है फूड स्पॉइल होने के। तो उसके जो मेन कॉजेज़ थे वो क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड एंजाइम्स और रोडेंट्स, है ना, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, यही सब थे। तो इसका प्रिंसिपल भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, मतलब मेन पॉइंट्स इनके यही है कि हम लोगों को उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनएक्टिवेटिंग देम।
ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, हम एयर को और वाटर को रिमूव करके कर सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करके कर सकते हैं, या फिर सॉल्ट और शुगर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करके हम माइक्रोब्स को रिमूव कर सकते हैं या फिर उनको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। और एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करने का क्या तरीका है, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करने के लिए हम ब्लांचिंग करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें टेम्परेचर चेंज ला सकते हैं और मॉइस्चर भी चेंज करके हम इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं एंजाइम्स को। और इंसेक्ट और वर्म, रैट, इनको रिमूव करने के लिए हम एयर टाइट कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं। और हम जैसे कि इंसेक्ट का मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, हम फ्यूमिगेशन करके इंसेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो मेन इसका प्रिंसिपल ही क्या है, प्रिंसिपल है कि फर्स्ट अपना प्रिंसिपल है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनएक्टिवेटिंग देम, सेकंड है इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स, और थर्ड है रिमूवल ऑफ इंसेक्ट, वर्म एंड रैट्स। तो जो इंसेक्ट, वर्म और रैट है ये कंटामिनेशन करते हैं, और एंजाइम जो है ये राइपनिंग प्रोसेस बहुत जल्दी करते हैं। इनको अगर नहीं रोका गया सही टाइम पे तो ये डिके कर देते हैं फूड प्रोडक्ट को। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो सबको पता है, ये तो मेन रीज़न ही है फूड को स्पॉइल करने का। ओके, अब इसके मेथड्स हैं, मेजर प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स, क्या टेक्निक हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, है ना। तो ये एक टेबल बनाई है मैंने, जिसमें हमने जैसे माइक्रोबियल रिमूवल या फिर इनएक्टिवेशन के लिए हम कौन कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, और फूड एंजाइम्स को स्टॉप करने के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोकने के लिए क्या प्रोसेस या फिर टेक्निक यूज़ करते हैं, और कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, ये होंगे टेक्निक्स। तो इनको एक बार रीड कर लें कि इनएक्टिवेशन में हम स्टरलाइजेशन, पास्चराइजेशन, इरेडिएशन, कुकिंग, फ्राइंग, ब्लांचिंग, साउंड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट, इनका यूज़ करते हैं। इनहिबिशन के लिए लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग, रिडक्शन ऑफ वाटर एक्टिविटी, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज ऑफ CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, और एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट्स, फर्मेंटेशन, कंट्रोल ऑफ pH, गैस रिमूवल और हर्डल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इनहिबिशन के लिए। और कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए पैकेजिंग, हाइजीनिक प्रोसेसिंग, हाइजीनिक स्टोरेज, असेप्टिक प्रोसेसिंग, और HACCP, GMP और ISO 900 जो लॉज अडॉप्ट किए गए हैं फूड को हाइजीन रखने के लिए, और PQM, रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। ये सारी मेजर इनकी प्रिजर्वेशन टेक्निक है, जिनको मैं फर्दर वीडियोस में एक एक को उठा के एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। ओके, तो अब मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन एक जनरल इंट्रो है, जो एक ये जो सारे मेथड्स थे उनमें एक जनरल इंट्रो है कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है असेप्सिस। असेप्सिस क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अब्सेंस। असेप्टिक कंडीशंस होती हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। उनके अब्सेंस में पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग को प्रिवेंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि वो एंटर ना कर सके, उसी कंडीशन को असेप्सिस कहते हैं। ये एक बहुत जनरल टर्म है, ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं माइक्रोबियल लैब में। असेप्टिक कंडीशंस में ही बहुत सारे हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और इसका ध्यान देते हैं कि माइक्रोब्स प्रेजेंट ना हो पहले से। ओके, देन नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन जो है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं प्रेशर अप्लाई करके। जो भी कोई प्रोडक्ट है, लिक्विड प्रोडक्ट में ये जनरली यूज़ होता है, और लिक्विड प्रोडक्ट में एक फिल्टर, मतलब नॉर्मल हमने घरों में देखा हो, इसे छन्नी होती है ना, छन्नी होती है, इसे चाय छानते हैं, तो हाँ वैसे ही वो एक होता है जो कि स्टरलाइज्ड होता है, उसको उससे फिल्टर करते हैं प्रेशर अप्लाई करके, है ना। इससे जनरली फ्रूट जूसेस, बियर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाइन्स फिल्टर करते हैं माइक्रोब्स को रिमूव करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट है एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक मतलब ही पता है क्या होता है, एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस होना। तो ऑक्सीजन की अगर एब्सेंस होगी तो कई सारे बैक्टीरियाज ग्रो नहीं कर पाएंगे, मोल्ड तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, कई सारी बैक्टीरिया जो है जिनको एरोबिक कंडीशन की जरूरत होती है। तो एनारोबिक कंडीशन का मतलब है कि ऑक्सीजन रिमूव कर देना, है ना। और ऑक्सीजन रिमूव कैसे करते हैं, CO2 से उसको रिप्लेस करके, या फिर नाइट्रोजन से रिप्लेस करके, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन यूज़ कर ले। जैसे कि हमने देखा है लेज में क्या होता है, नाइट्रोजन यूज़ होती है ना, इसीलिए वो ख़राब नहीं होता है जल्दी, तो उसमें गैस भरी रहती है, तो वो नाइट्रोजन होती है। तो इससे भी हम माइक्रोब्स को है रिमूव कर सकते हैं, या फिर माइक्रोब्स को ग्रो होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है प्रिजर्वेशन के लिए, ये बहुत टाइम से यूज़ होता आ रहा है। और हीट तो हम जनरली घर में भी यूज़ करते हैं ना, कुकिंग करते हैं और ये सब करते हैं, ये बहुत ही जनरल मेथड है। तो इसमें क्या है, हीट को यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। हर माइक्रोब का एक टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर को ये इसका सर्वाइवल टेम्परेचर होता है एक उसका, उससे ऊपर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। सारे कुछ माइक्रोब जो होते हैं वो फ्रीजिंग टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर जाते हैं, और कुछ जो है बहुत हाई टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन कुछ जनरल माइक्रोब्स होते हैं जो कि एक रूम टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर पाते हैं, और उनको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो किल हो जाते हैं, फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना। तो अब हीट ट्रीटमेंट में कौन सा मेथड आता है, हीट ट्रीटमेंट में पास्चराइजेशन आता है। पास्चराइजेशन आपने सुना है, लुईस पास्चर ने इन्वेंट किया था इसको, और इसमें पास्चराइजेशन ये एक हीट ट्रीटमेंट में आता है, इसमें हीट दी जाती है प्रोडक्ट को। तो ये हम लोगों ने देखा है, जब सबसे कॉमन एग्जांपल ये सबसे ज़्यादा किसमें यूज़ होता है, मिल्क में, और ये जूसेस में यूज़ होता है, ये लिक्विड प्रोडक्ट में ही यूज़ होता है ज़्यादातर। और इसमें 3 मेथड हैं, इसके 3 वेज है पास्चराइजेशन के। एक है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, एक है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, एक है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ होता है 15 सेकंड के लिए, और उसके बाद हीट करने के बाद इसको सडन कोल्ड कर लिया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसमें टेम्परेचर लो रखते हैं लेकिन जो टाइम है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर रखते हैं ये 62.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 63 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन में रखते हैं, और इसका जो टाइम है वो 30 सेकंड्स होता है। और
अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। सो जो नेक्स्ट है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इसमें हाई हीट दी जाती है, मतलब 135 डिग्री सेल्सियस हीट प्रोवाइड की जाती है और 1 to 2 सेकंड्स के लिए सिर्फ। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। कौन सी, जैसे मिल्क में भी अगर ये तीनों यूज़ कर रहे हैं तो मिल्क में भी किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें करना है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड लगाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट है बॉइलिंग और हीटिंग एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। इसको जनरली ब्लांचिंग कहते हैं, और इसमें क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, उनको इनएक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इनको हीट करते हैं, उसके बाद सडन रनिंग टैप वाटर में इनको कूल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हीटिंग प्रोसेस है वो तुरंत स्टॉप हो जाती है और जो वो है एंजाइम्स है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में 100 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर के टेम्परेचर पे उसको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो जाना, उसके स्पोर्स का, माइक्रोब्स का, हर चीज़ का, है ना, डिस्ट्रक्शन हो जाना स्टरलाइजेशन होता है। तो स्टरलाइजेशन जैसे हम लैब में करते हैं, इसमें कई सारे मेथड्स हैं, स्टीम से करते हैं, रेडिएशन से करते हैं। तो ये फूड के टाइप पर डिपेंड करता है कि हमें किस चीज़ पे करना है, किस चीज़ कौन से फूड पे करना है, इस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी प्रोसेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसका जो जैसे कि जो माइक्रोबियल लैब्स में जो ग्लासवेयर्स होते हैं उनको जनरली स्टरलाइज करने के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है 15 मिनट्स के लिए। 15 PSI पे मतलब प्रेशर उसका 15 रखा जाता है। तो ऐसे ही हर फूड प्रोडक्ट का इंडिविजुअल टेम्परेचर होता है कि कौन सा डिपेंड करेगा स्टरलाइज करने के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोसेस है कैनिंग। तो कैनिंग में फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स के लिए की जाती है कैनिंग। इसमें कैंस में इनको फिल किया जाता है, इनकी प्रोसेसिंग करी जाती है। प्रोसेसिंग में हीट यूज़ की जाती है 100 डिग्री सेल्सियस से एबव, जिससे कि जो ऑयल स्पॉइलर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो एंजाइम्स होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं और इनको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करते हैं। इनको मैं सबको, इन सारे वर्ड्स को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी एक एक पॉइंट्स को। अभी ये ओवरव्यू दे रहे हैं इसलिए अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। देन नेक्स्ट हैगा यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर एंड कोल्ड प्रिजर्वेशन। तो लो टेम्परेचर को यूज़ करके कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फूड होता है उनको लो टेम्परेचर में लगभग 4 to 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं, और उनके जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को, क्योंकि बहुत सारे टेम्परेचर हैं, बहुत सारे टेम्परेचर्स पे जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही ग्रो करते हैं, तो वो जो है उनका ग्रोथ रुक जाएगा, उनका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, है ना। इसमें किल नहीं होते हैं लेकिन इनएक्टिवेट हो जाते हैं, एंजाइम्स भी इनएक्टिवेट हो जाते हैं और केमिकल रिएक्शंस जो है उनका रेट कम हो जाता है। तो इसकी वजह से वो जो फूड है वो प्रिजर्व हो जाता है। देन है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन भी जो है कम टेम्परेचर पे किया जाता है। रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग जो है वो -18 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, और जो रेफ्रिजरेशन है वो लगभग 2 to 7 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है फ्रीजिंग में टेम्परेचर। तो फ्रीजिंग में जो है इनएक्टिवेट हो जाते हैं एंजाइम्स, लेकिन फ्रीजिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है रेफ्रिजरेशन के कंपैरिजन में। लेकिन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि किसका हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीजिंग में भी कई सारे ड्रॉबैक्स हैं जो हो सकते हैं इसलिए। ठीक है, सो देन नेक्स्ट है ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन दोनों का ही मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। ड्राइंग मतलब होता है कि जिसमें सन की हेल्प से, एयर की हेल्प से हम अगर रिमूव कर दें वाटर, है ना। और डिहाइड्रेशन मतलब जनरली हो गया कि जो आर्टिफिशियली हम कोई भी हीट को किसी तरीके से यूज़ करके जो है ड्राइंग करते हैं, मतलब मॉइस्चर को रिमूव कर दें, तो वो हो जाता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसमें भी कई सारे ड्रायर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि ड्रम ड्रायर, है ना, और स्प्रे ड्रायर्स और टनल ड्रायर्स ये आ जाते हैं। ठीक है, सो देन नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करके भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो इसमें जनरली केमिकल्स यूज़ होते हैं, एडिटिव जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, है ना, जैसे कि अपना सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, बेंजोएट हो गया, तो ये सब यूज़ होते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स। इसमें जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। ये जैसे अपना सबसे सिंपल प्रिजर्वेटिव्स क्या होगा जो हम लोग जनरली घर पे यूज़ करते हैं, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या फिर उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये जनरल होगा एकदम होम में यूज़ होने वाले। और केमिकल्स भी यूज़ होते हैं, आर्टिफिशियल्स होते हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं, है ना। तो ये जो है ये सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ कर देते हैं फूड प्रोडक्ट्स की। तो ये सारे अपने हो गए प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं और जो मेथड्स यूज़ होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक प्रिजर्वेशन टेक्निक, जैसे जनरली जो मेन इनको ऐसा क्लासीफाई किया गया है, हीट जो हम लोग हीट ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं और फिर कोल्ड ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, है ना, और केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब एक एक मैं इनका वीडियोज़ बनाऊँगी, एक एक अलग अलग टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगी एकदम वाइडली, उनका एक एक पॉइंट बताऊँगी, ताकि जो आगे अपना जो भी FSO एग्ज़ाम है जब उसमें लिखने के लिए आएगा, जो रिटन एग्ज़ाम होता है, तो उसमें हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।